उर्मिला जी, अब बहुत गंभीर सवाल यहाँ पे ये पैदा हो रहा है कि कर्नाटका का जो चुनाव था, उसने एक ऐसी चुनौती नरेंद्र मोदी के सामने पेश की है और मेरे और आपके जैसे पत्रकारों का काम भी मुश्किल कर दिया कि अब हमें ये देखना पड़ेगा कि देखते हैं 2024 में जीत और हार किसकी होती है। अभी तक ये माना जा रहा था कि भई वही पॉलिटिकल पार्टी और वही नेता फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। तो ये जटिल हो गया है अब जो अगला चुनाव आने वाला है। ऐसे में जिस तरह की पब्लिक पॉस्चरिंग हो रही है उसको देखिए, आपके अमित शाह और बाकी नेता भाजपा के कह रहे हैं कि भाई देखिए, एक आदमी के खिलाफ, एक शेर के खिलाफ इतने गीदड़ आ गए हैं मैदान में, या एक तो ये जो पूरा नैरेटिव है कि एक व्यक्ति के खिलाफ सब लोग, ये नैरेटिव बीजेपी बहुत अच्छे तरीके से खेलेगी। इसके बावजूद भी कि पार्टी में नर्वसनेस देखने को मिल रही है। अभी खबर आ रही है फिलहाल अंदर खाने, पता नहीं छपी है या नहीं, कि करीब करीब कई दर्जन जो यूट्यूबर्स हैं, जिनमें जो पॉलिटिकल यूट्यूबर्स भी नहीं हैं, जो फूड ब्लॉगर्स हैं या इसके अलावा फैशन ब्लॉगर्स हैं, उनको बुलाकर भी मीटिंग की गई है कि भाई बीजेपी का आप झंडा उठाइए, उनकी बात आगे बढ़ाइए गैर राजनीतिक तरीके से। तो अब इस तरह के भी हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। जी, ये आपने सही फरमाया कि कर्नाटक के चुनाव के नतीजे ने एक नया प्रस्थान बिंदु, टर्निंग पॉइंट तो जरूर हमारे राजनीतिक जो राष्ट्रीय परिदृश्य है उसमें दर्ज किया है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो लोकसभा का चुनाव होता है देश में, उसमें कुछ एक राज्य, देश के करीब करीब 4-5 राज्य इस समय मुझे बहुत महत्वपूर्ण लग रहे हैं। और यही जो 4-5 राज्य हैं वो ये साबित करेंगे कि भारत में किसकी सरकार बनेगी। वो मैं उन राज्यों के बारे में बाद में आऊंगा। लेकिन एक चीज जरूर है कि एक माहौल बना दिया है कर्नाटक के चुनाव में। तो लेकिन जो ये जो प्रस्थान बिंदु है, इसके बाद जो बड़े चैलेंजेस हैं वो मध्य भारत में और हिंदी हार्टलैंड के जो जो राज्य हैं वहां हैं। अब जैसे सबसे बड़ा प्रदेश जो है उत्तर प्रदेश है, 80 सीटों वाला प्रदेश है। 3 ऐसे राज्य हैं जहां अभी चुनाव विधानसभा के होने जा रहे हैं। राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है। इन तीनों राज्यों में क्या स्थिति बनती है, मैं समझता हूं कि उसका भी बहुत बड़ा असर लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा। तो कर्नाटक का जो राजनीतिक समाजशास्त्र है वो बिल्कुल अलग है। सिद्धारमैया जैसे एक नेता की अगुवाई में चुनाव लड़ा गया राज्य स्तर पर, समीकरण काफी अलग थे। वैसे भी साउथ के जो समीकरण है वो नॉर्थ से काफी अलग है। साउथ में भारतीय जनता पार्टी छटपटा जरूर रही है कि कुछ सीटें वहां से भी वो निकाल ले, ताकि लोकसभा में जो उसको समस्या पैदा होगी उससे थोड़ी बहुत भरपाई होगी। लेकिन आरफा मेरा ये मानना है कि बिहार जैसे राज्य या बल्कि मैं तो कहता हूं महाराष्ट्र भी उतनी बड़ी समस्या नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या 80 सीटों वाला उत्तर प्रदेश है इस वक्त अपोजिशन के लिए। अब मुझे नहीं मालूम कि पटना की बैठक तो खैर शुरुआती बैठक थी और उसका मतलब केवल ये था कि कैसे विपक्षी एकता की जो कसरत है उसको हम कैसे आगे बढ़ाएं। तो उस बैठक में सब कुछ तय नहीं होना था, लेकिन जो उस बैठक का सिग्निफिकेंस है, महत्व है, वो इस बात में है कि व्यापक सहमति उभरी है और दोनों मुद्दों पर, आइडियोलॉजिकल इश्यूज पर भी काफी सहमति है। उद्धव ठाकरे को थोड़ी बहुत असहमति हो सकती है किसी इशू पर, लेकिन वो जो आइडियोलॉजी के अलावा जो मुद्दे और हैं देश में, जो जो सबके लिए कॉमन है, उस पर वह पूरी तरह एकजुट है। लेकिन लेकिन उर्मिलेश जी, मैं आपसे सवाल भी ले लेती हूँ। मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे, आपने कहा आइडियोलॉजी के अलावा, विचारधारा के अलावा, लेकिन मुद्दा यहाँ पर ये है कि पूरा चुनाव आप ही देखिए 2014 का और सबसे ज़्यादा 2019 का पूरा विचारधारा का चुनाव बन गया है। ये भारत का जो चुनावी जो पूरा मैदान है, ये विचारधारा के मैदान के तौर पे तब्दील हो गया है। मैं आपसे यही सवाल पूछना चाहती हूँ कि जो हिंदुत्व की विचारधारा है भाजपा की, क्या ऑपोजिशन के पास कोई ऑल्टरनेट मॉडल है, या वो ये कहना चाहेंगे सिर्फ कि हम हिंदुत्व की विचारधारा के खिलाफ आपसे वोट मांग रहे हैं? क्या इस पे कोई आम सहमति बनेगी? नहीं, देखिए, जो पढ़े लिखे लोग समाज के हैं, शिक्षित लोग हैं, समझदार हैं, जिनको मालूम है कि संवैधानिकता को कितनी बड़ी चुनौती दे रही है भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार, उनके लिए आइडियोलॉजिकल इश्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है आरपार, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन भारत जैसे महादेश में, महादेशी इसको कहेंगे, जहाँ इतनी बड़ी पॉपुलेशन है और जिसमें राजनीतिक चेतना के अलग अलग स्तर हैं, अलग अलग लेवल हैं, तो हर जगह आइडियोलॉजिकल केवल इश्यूज पर चुनाव नहीं लड़े जाते। कई बार आइडियोलॉजिकल बैटल के साथ जो लोकल इश्यूज हैं, लोकसभा में भी काम करते हैं, समीकरण जो है राजनीतिक वो काम करते हैं। उत्तर प्रदेश का इसलिए मैं नाम ले रहा हूं कि उत्तर प्रदेश इस वक्त एक ऐसा राज्य है
जहां विपक्ष की संगठित और कोऑर्डिनेटेड कोई शक्ति ही नहीं है। जो इस अलायंस की जो संभावित अलायंस है, जो शिमला में जिसका नामकरण भी हो जाएगा, इसकी सबसे बड़ी ताकत कांग्रेस पार्टी है, जिसके पास 2019 के मुकाबले आइडियोलॉजिकली ज्यादा साफ तस्वीर भी उसके पास है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान काफी बदले हैं और कांग्रेस को उन्होंने एक नया आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव और फ्रेम दिया है। लेकिन उत्तर प्रदेश केवल आइडियोलॉजिकल फ्रेम से बात नहीं बनेगी, क्योंकि जो धरती पर, जमीन पर जो समीकरण है वो इतने खराब है कांग्रेस पार्टी के लिए अभी तक, और जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कंसिस्टेंट नहीं है। समाजवादी पार्टी जो विपक्ष के इस जमावड़े में मौजूद थी, वो भारतीय जनता पार्टी से लड़ने में, उसको शिकस्त देने में बहुत लापरवाह पार्टी है। मैं लापरवाह शब्द जानबूझकर कह रहा हूं, और इसके दोनों अर्थ लिए जा सकते हैं। लापरवाही सायास भी हो सकती है और लापरवाही अनजाने में भी हो सकती है। तो शायद इन दोनों में हम खोजा जा सकता है उसकी लापरवाही। और बीएसपी जो है वो पूरी तरह, मैं नहीं समझता हूं कि अपोजिशन का कोई इससे लेना देना है। तो ऐसे में 80 सीटों वाले प्रदेश में सबसे बड़ा चैलेंज है। इसके अलावा जो चैलेंज है इन लोगों के लिए वो आंध्र प्रदेश में है, जहां 25 संभवतः सीटें हैं, क्योंकि आंध्र प्रदेश में जितनी पॉलिटिकल पार्टीज है वो इस ब्रॉडर अपोजिशन के दायरे में नहीं आती, और 25 सीटें हैं, याद कीजिए। 17 या 18 सीटें हैं आपके तेलंगाना में, वो सीटें भी बहुत काउंट करती हैं। वहां भी अपोजिशन में केवल कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो मजबूत स्थिति में आ सकती है, जो अभी तक नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि ये 3 राज्य, इसके अलावा भी 1-2 ऐसे राज्य हैं जहां पर अपोजिशन को अपने समीकरण नए ढंग से तलाशने पड़ेंगे, और तभी इस चुनाव को वो जीत सकती है। उसमें एक राज्य बंगाल है। ये बात कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूं, जो काफी बड़ा प्रदेश है सीटों के हिसाब से। संभवतः वहां 40 से 42 सीटें हैं, या 39-42 के बीच है। तो मेरा ये कहना है कि ये बंगाल में भी तृणमूल कांग्रेस, जो इस बैठक में मौजूद थी, ममता बनर्जी उसकी सबसे बड़ी नेता मौजूद थी, और बहुत अच्छा उनका अप्रोच था, रुख बहुत अच्छा था। लेकिन जब इलेक्शन होगा तो आइडियोलॉजी अपनी जगह है, लेकिन क्या वो सीपीआईएम और कांग्रेस के लिए सीटें छोड़ेंगी, और छोड़ेंगी तो कितनी सीटें छोड़ेंगी? तो ऐसे में अपोजिशन को सबसे बड़ा जो काम करना पड़ेगा कि समझदारी एक इवॉल्व करनी पड़ेगी। कैसे बीजेपी को हराने के लिए हम 1 to 1 भले न सीटें कर पाए, लेकिन कुछ एडजस्टमेंट करें। ये मुझे लगता है इस बार के गठबंधन का सबसे बड़ा चैलेंज। उर्मिला जी, इसमें पूरा मीडिया का जो प्रोजेक्शन है, अगर इसको हम देखें गौर से, तो उसमें एनडीए में कितनी पार्टियां हैं, पूरा कुनबा है, ये ना बताकर सिर्फ ये बताया जा रहा है कि देखिए अकेली भाजपा, अकेले नरेंद्र मोदी इतनी सारी पार्टियों से लड़ रहे हैं। ऐसे में मैं ये कह रही हूँ कि मीडिया को इस पूरे डिस्कोर्स से बाहर नहीं निकाला जा सकता। वो भाजपा के एक साथी के तौर पर चुनाव लड़ेगी 2024 में भी, जैसे उन्होंने 14-19 में लड़ा। तो मैं कह रही हूँ इस ऑपोजिशन यूनिटी तो एक तरफ है, लेकिन एक चेहरा भी तो चाहिए होगा, वरना होगा ये कि नरेंद्र मोदी बनाम शून्य, और इस शून्य में जाहिर है नरेंद्र मोदी को चुनने में लोगों को आसानी होगी। आपको नहीं लगता कि विपक्ष को एक चेहरा भी चाहिए? देखिए आरफा, मीडिया में ये बात जरूर उठेगी, क्योंकि मीडिया तो टूल किट की तरह काम कर रहा है ना। जो रूलिंग अभी स्ट्रक्चर है, जो भी सरकार है, जो भी सत्ताधारी लोग हैं, उनके लिए जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, खासकर टीवी पूरम, वो तो बिल्कुल टूल किट बना हुआ है। और जाहिर है उसकी रीच बहुत है अभी भी, हालांकि काफी पहले से कम हुई है, लेकिन फिर भी रीच उसकी है। तो गांवों में, कस्बों में असर पड़ेगा इस सवाल का कि भाई आपका नेता कौन है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अपोजिशन की जो यूनिटी अभी चल रही है, जो प्रोसेस चल रही है, शायद मुझे ऐसा लगता है कि जो बड़े नेता हैं वो इसी विचार पर टिके रहेंगे कि कोई एक व्यक्ति को नेता के तौर पे न प्रोजेक्ट किया जाए। जैसा कि हमने 1989 के भी चुनाव में देखा है, अपोजिशन आमतौर पे जब भी चुनाव जीता है, चाहे वो कांग्रेस की सरकारें रही हो तब या बाद में भी, तो आपको याद है 2004 में भी जब मनमोहन सिंह की सरकार बनी थी, तो कोई चेहरा नहीं था। ले देकर सब लोग मानते थे कि सोनिया गांधी बनेगी, लेकिन घोषित कोई चेहरा नहीं था। तो कोई चेहरा न रहना अपोजिशन के लिए फायदेमंद होता है भारत जैसे मुल्क में, और गठबंधन बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे तो लगता है कि भारत स्वयं एक गठबंधन है, और वैसे में राजनीतिक गठबंधन को प्रचारित किया जाना चाहिए। उसके जितने पॉजिटिव्स हैं कि कैसे एक पार्टी जो प्रचंड बहुमत पाती है वो कैसे तानाशाह हो जाती है। अभी इमरजेंसी डे मनाया गया है, जब इंदिरा गांधी को बहुत प्रचंड बहुमत मिला था 1971 के चुनाव में, उसका कल्मिनेशन जो इमरजेंसी हुआ,
जबकि उनकी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही थी पहले। इमरजेंसी आई, आज जो है 303 सीट मिली है नरेंद्र मोदी जी को, सबसे ज्यादा अगर आज के दौर की देखा जाए तो ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं। इमरजेंसी भले आज घोषित ना हो, लेकिन इमरजेंसी का बाप है पूरा का पूरा ये तंत्र जो इस समय है। तो ऐसी स्थिति में मेरा ये मानना है कि इनको कोई आदमी घोषित नहीं करना चाहिए नेता। और रही बात गठबंधन की, क्या स्थिति होगी गठबंधन, मैं समझता हूं कि पार्टियों के अपने समर्थकों और उनके वोटर के दबाव के कारण भी नेता यूनाइट रहेंगे बीजेपी के खिलाफ, क्योंकि लोग बहुत नाराज हैं बीजेपी की सरकार से, गांव में, कस्बों में, हर जगह। और वो चीज नहीं है अब इस बार कि साहब आप अनाज देते हैं इसलिए लोग आपको वोट दे देंगे। दूसरी बात, केवल एक पार्टी इस गठबंधन की अभी तक है जो ठीक से है भी नहीं, आम आदमी पार्टी, जो मेरा हंच है कि वो शायद गठबंधन का हिस्सा नहीं रहेंगे। उसकी वजह है कि इनका जो बेस है, इनका जो सोशल बेस है, इनके जो वोटर हैं, वो लगभग भारतीय जनता पार्टी के वोटरों के मिजाज के हैं। और ऐसी स्थिति में गठबंधन का स्वाभाविक सहयोगी आम आदमी पार्टी नहीं है, इसीलिए वो इतनी तीखी उसकी रणनीति कांग्रेस के खिलाफ खासकर दिखाई दे रही है। तो आम आदमी पार्टी हो सकता है कि गठबंधन का हिस्सा न रहे, लेकिन और लोग हो सकता है इससे जुड़ेंगे। और मैं समझता हूँ कि यही एक तरीका है भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के बीच। बिल्कुल, आपकी नज़र में आप कह रहे हैं कि चेहरा नहीं होगा, ये ज़्यादा बेहतर है, ये ज़्यादा पक्ष में रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।